कि मैडम जी भूलका मैनी स्कूल आउण्या स्वाणी मुआणी जुनक्यों ते बरखा मां मैं नी रुजोण्या स्वाणी मुआणी जुनक्यों ते मैं बरखा मां नी रुजोण्या छोटा छोटा हाथुन में छतरी नी थामी सकदू छोटा छोटा हाथुन छतरी में नी थामी सकदू। टिहरी गढ़वाल जिले की हिंदाव पट्टी के पुरवाल गांव की निवासी हैं। हिंदाव पट्टी घनसाली क्षेत्र का एक हिस्सा है और बहुत सुंदर गांव है यहाँ के। मैं मधुरवादिनी तिवारी घनसाली टिहरी गढ़वाल से, मेरा गांव का नाम पुरवाल गांव है और हिंदाव पट्टी है हमारी। मैं आपके कार्यों को जान रहा हूँ, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में जी। एक किसान के रूप में भी जी जी जी। क्योंकि आप घर पर भी काम करते हैं, अपने खेतों पर भी काम करते हैं, बहुत कठिनाइयाँ भी झेलते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ भी झेलते हैं। आप अपने गांव में भी दूर दूर तक का सफ़र करते हैं, पैदल चलते हैं, क्योंकि गांव में तो कोई ऐसा नहीं है ना, पगडंडियों को तो पैदल ही नापना पड़ता है। जो ये चुनौतियाँ आती हैं, जो ये संकट आता है, जो ये दिक्कतें आती हैं, जो आपके गीत हैं वो कितना सहयोग करते हैं आपको तनाव से मुक्त रखने में? जी, अब होता ऐसा है कि मैं जिस दिन बड़ी परिस्थितियों से गुजर के आती हूँ, हमारे पास बीएलओ की ड्यूटी भी हमारी होती है। तो बीएलओ के अंतर्गत जितनी भी ग्राम सभाएं आएंगी, एक आंगनवाड़ी चयनित होती है उसके लिए, तो घर घर में जाना पड़ता है, हर दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। दशाएं ऐसी होती हैं कि मोबाइल नंबर मांगना है, तो आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, उनको फ़ोन चलाना तो आता है लेकिन उनको अपना नंबर याद नहीं रहता है। अब नंबर कैसे मांगे उनसे, क्या करें, उनसे बोले अपना नंबर बोलिए, तो बोलते हैं कि बस मैडम इसी को देख लीजिए। बच्चों ने उसमें कोड लगाए होते हैं जो कि हमें भी उनकी जानकारी नहीं होती है कि उन्हें खोले भी कैसे। तो बड़ी मुश्किल होती है। किसी को वो बोलते हैं अपना नंबर ले लो, इससे मिस कॉल मारो और नंबर ले लो। अगर मैं मिस कॉल मारने के लिए देख रही हूँ तो उसमें बैलेंस ही नहीं है ना। वो सिर्फ उनको देख रही है, उनको बता रखा ये वीडियो देखना, ये देखना, ये देखना। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आधार कार्ड है, तो अब बूढ़े हैं और जो भी हैं, मतलब वृद्ध लोग हैं, उनको पता ही नहीं है, बहू जंगल चली गई है, तो एक घर में कम से कम 10-10 बार चक्कर हमें मारने पड़ते हैं। तो उन जिन जिन गांव में जाती हूँ उनकी पगडंडियाँ नापते हैं, राह में कई चीज़ें आती हैं। तो इस विषय में भी मैंने अपने जीवन के लिए एक कविता लिखी हुई है, 4 पंक्तियाँ में उसको आपको सुना चाहिए। हालांकि वो मैं एकदम गीत में नहीं है वो, लेकिन वो मेरी कठिन तपस्या है कि हिट दिरा थक लगली तो जरा था विखा सास ससिक बिसूण बिसेक अजो तू हिट दिरा थक लगली थे तो जड़ी बूटियों को पानी पी छमटोलुन घटाघट और अजो फिर हिट दिरा बाटकू बटवे निमिल्लु कुइत तू रुसो ना कुसो ना अपरा घड़ा दगड़ियों की मिट्टी छुई याद कर हूँ ते बाडू लगो हूँ ते पराज लगो आर लग जा बाट अग्ने हिट दिरा छैल तेरा गैलच के घुंघ्याट भी होला छैल तेरा गैलच के घुंघ्याट भी होला यकली बाटा हिड़दी के घुंघ्याट भी होला तो मनो बुझो समझो ये जूते और अग्ने हिट दिरा। बहुत सुंदर। इसको हिंदी में समझना चाहेंगे कि तो क्या कह रहे हैं आप? इसमें अगर आप इसे हिंदी में समझना चाहेंगे तो मैं स्वयं के लिए कहती हूँ, जब ये कठिनाइयों के रास्ते मुझे मिलते हैं तो मैं कहती हूँ मधुर हिम्मत मत हारना, तू चलती रहे। ये जो रास्ते हैं तुझे थक लग रही है तो ये हमारी पत्थरों की बांधीन आती है ना रास्ते में, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, थोड़ी देर बैठ जा, सांस ले और अपना आगे का रास्ता तय कर, तू चलती रहे। 30 लगेगी प्यास अगर लगेगी तो जड़ी बूटियों का पानी हमारा कहीं पे कुएं हैं, कहीं पे ये स्रोत हैं पानी के, उनसे उस पानी को पी और हिम्मत मत हार, आगे बढ़। तुझे रास्ते में अगर कोई राही नहीं दिख रहा है तो अपने जो तेरे दोस्त हैं, तेरी माँ है, बहन है, तेरी सखियाँ जो देश विदेश चली गई हैं, उनकी मीठी बातों को याद कर, उनका स्मरण कर, उनको भी उन तक अपनी खुद पहुँचा, उनको बाडुली लगा, उनके पैरों में पराज पहुँचा और उनकी मीठी सुनहरी यादों में चलती रहे पर हिम्मत मत मार, आगे बढ़ती रहे। ये छाया जो है पेड़ों की तेरे साथ है, कठिन रास्ते भी हैं,
कई प्रकार की आवाज़ें, कहीं बाघ की आवाज़ आती है, कहीं शेर की, कहीं से सांप दिखाई देते हैं। तो ये बाधक बहुत बार दिखाई देते हैं ना सांप, जैसे जब तक आ रहे तब तक। कहीं पे बड़े बड़े वो होते हैं ना, क्या होते हैं ये, गोइले बोलते हैं हमारे यहाँ तो, जैसे डायनासोर टाइप का नहीं होता ये तो बड़े बड़े बड़ी छिपकली। हाँ, बड़ी छिपकली होती है। तो उनके भी अपने अपने एक बिल होते हैं ना, तो दूर से हमें पता होता है कि वहाँ पे वो दिखेगी, लेकिन कई बार लगता है नहीं भी दिखेगी शायद। तो जैसे जाओ तो पट करके यूं करके चलो, डर लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को जो मेरे साथ ये कठिन ये जो आप बता रहे हैं वो बड़े शांत तरीके से बता रहे हैं, और जब मैं इसको इमेजिन कर पा रहा हूँ कि एक महिला किसी एक नए कार्य के लिए, एक महिला के लिए, एक बच्ची के लिए, एक बिटिया के लिए चली जा रही है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ उस चीज़ को कि आप जा रहे हैं और धूप पड़ रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन आपको अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। बहुत हंसते हुए आप बता रहे हैं, आप बहादुर हैं। मैं हर उस माता को, उस बहन को सलाम करता हूँ जो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ रही है, समाज के लिए आगे बढ़ रही है। आप बता रहे हैं कि बाघ भी दिखाए कभी? बाघ भी देखा, बाघ भी देखा है। और जब कई सुनना चाहेंगे आपसे। बाघ भी ऐसा देखा है कि होता क्या है कि जब हम लोग अपनी मीटिंग के लिए जाते हैं जी, तो हमारा टाइम तो एक ही होता है गाड़ी का। अब जैसे बरसात का समय है या ठंडियों में भी कई बार बर्फ़ वगैरह जब गिर जाती है तो राह भी बाधक हो जाती है मार्ग बस के। तो दूर एक दिन की बात है जब मैं आ रही थी, तो मतलब जो जिस गाड़ी में हम बैठे तो मुझे भी अनुमान नहीं था ये आधा रास्ते छोड़ेगा। होता है कभी हम अपने 50 उसमें रहते हैं तो बैठ गए, सारे लोग बैठ गए, तो मुझे लगा कि पहले गाड़ियाँ तो हमारे गाँव ही तक जाती थी ना, तो मैंने नहीं जाना, ये गाड़ी थोड़ा दूर ही तक जाएगी, मतलब हमारे गांव से बहुत दूर तक। वहाँ पे उतर गए तो वहाँ तक की सवारी उसने ली जो भी था। तो मैंने कहा भैया आगे, बोला कि ये तो यही तक की थी। अरे मैंने कहा मैंने तो आपसे इस बात में डिस्कस ही नहीं किया क्योंकि गाड़ियाँ तो जाती थी। तो मैंने कहा मैडम आजकल तो बंद हो रखी है, अब आपको जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर पैदल चलना था आपको? तो 15 तक रहा होगा पैदल। हाँ पैदल, और बिल्कुल जंगली रास्ते ना, गाँव पड़ते हैं दूर दूर। लेकिन फिर मेरे पास असल में वजन नहीं था कुछ जी। तो मन में भी लोभ आ गया जी। ये भी हो गया। उसने कहा कि 300 लूँगा तुम्हारे गांव तक का। तो मैंने कहा भाई 300 रुपये में किस बात की दूंगी, एक तो पन्नी है मेरे पास, एक बैग था पीछे से, पर्स अपना ना। तो मैंने कहा नहीं भैया, मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले भी तो हम आते थे, चली जाऊँगी। उसने जब मैं आगे तक निकली तो उसने कहा मैडम देख लो, अभी भी देख लो, इतना बहुत पैदल है। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे ही क्यों बता रहे हो भैया, मेरे तो गांव का रास्ता है, पता है मुझे, कई बार के जा रखे। तो कभी कभी तो ये होता है कि कई रास्ते के राहगीर भी मिल जाते हैं एक दूसरे गांव के, पर कभी ये होता है कि रास्ते बिल्कुल सुनने पड़े होते हैं। आप टिहरी से जा रहे थे? मैं घनसाली से जा रही थी जी, अपने तो हुलाना खाल पड़ता है, फिर जगदीघाट उस जगह का नाम था, तो मैं वहाँ पे उतरी थी। फिर वहीं से मतलब हमें 2-3 गाँव मिले, फिर अंथवाल गाँव है, फिर पुरवाल गाँव है, तो काफ़ी 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरियों पे एक गांव होता है ना। तो इन गाँवों से मैं जैसे अब कुछ सड़कें ऊपर होंगे गांव, कुछ नीचे होंगे, लेकिन सड़क तो सुनसान ही होती है ना। तो मैं निकल रही थी, मुझे समय का भी मुझे ये था कि नहीं मतलब बीच के जो मोड़ होते हैं उन मोड़ों को मैं खुद ही खा गई, नहीं अनुमान रहा मुझे कितना भी तो है। मैंने कहा क्या हुआ, 2-3 गाँवों के बाद मेरा गाँव है, तो मैं निकल गई। तो फिर मैं जा ही रही थी तो एकदम मतलब झाड़ियों में जैसे नहीं होता कि ऐसी आवाज़ भी आ रही थी, थोड़ा मन डर भी गया मेरा। मैंने कहा तरह तरह के वो होते हैं पशु पक्षी, तो तरह तरह के होते ही हैं, जानवर भी होते हैं, सियार भी होता है, बाघ भी एक ही उसके दिखते हैं। लेकिन जैसे मेरे यहाँ से फाली बोलते हैं, कूद मारी मतलब ना, ऊपर से आया करके मतलब यूँ करके, तो मुझे जैसे बिल्ला दिखा पड़ा। मैंने कहा बिल्ली है वो। ये बात आज आप ही से बोल रही, परिवार से भी नहीं बोला कभी कि डर जाएंगे सब, बोलेंगे कि नहीं चलना है ना। तो वो जैसे यूं करके ना, पहले थोड़ा देर यूं रहा वो, अब मैं अपने अंदर ही मतलब ऐसे करने लग गई, अपने पंचनाम देवता और भगवान कितने लोगों को मैं स्मरण करने लगी। मैंने कहा आज मेरे उस भैया ने बोल भी दिया था कि मैडम देख लेना, मन में ये भी सोच रही हूँ उसी का श्राप तो नहीं लग रहा है, उसका रोजगार बन रहा था। मैंने बिल्कुल मना कर दिया। तो वो बाघ था जो, तो पूंछ से पहचानते हैं ना कि पूंछ लंबी होती है, उस समय तो मुझे लगा बिल्ली है। तो वो थोड़ी देर यूं ही रही हो, मैंने कहा बिल्ली है ना, तो ऐसा घुर के थोड़ी, या तो कुछ वही करता, अटैक ही करता, और या तो फिर भाग ही जाता। लेकिन वो थोड़ी देर रहा वहाँ पे,
फिर उसने जब सड़क के नीचे कूद मारी तो देखा मैंने, इतनी बड़ी पूंछ थी उसकी कि मेरे हाथ पैर फूल गए, बिल्कुल मैं ऐसी हो गई कि अब इधर को तो भागूं कि इधर को तो भागूं। फिर मुझे पुरानी कहावतें याद आई। लोग बोलते हैं कि सांप केवल घेरे और बाघ के फेरे लगते ही रहते हैं। फिर कहा अब तो नीचे चला गया तो पीछे थोड़े आएगा मेरे, क्योंकि कई चीज़ें हमें ऐसे भी पता रहती कि बाघ की जब दहाड़ खुलती है, जब ये होता है, जब वो होता है, ऐसा पीछे भी नहीं करता है बाघ। भाई ये रास्ता है, आप भी अपने काम से जा रहे हैं, मैं भी अपने काम से जा रही हूँ, वो भी आ रहा होगा तो अब नीचे तो कूद ही गया, मेरे पीछे तो नहीं आएगा, वो भी अपने घर जा रहा था। तो मैं मतलब आगे को चली गई। तो जब ऐसे ऐसे किस्से कई बार होते हैं तो ऐसी हुई कविताएं तभी उत्पन्न होती है कि हिड़दी रहा थक लगली तो जरा था भी खा। आपको सलाम है, सलाम है। आप इतना, और ये आपकी कहानी नहीं है कि पहाड़ में मैं कई बार महिलाओं से मिलता हूँ, वो बताती हैं। एक महिला का तो ये कहना था कि बाघ और मेरा रास्ता एक ही है, उस रास्ते से ही बाघ जाता है जिस रास्ते से मैं जाती हूँ। बच्चे तो आपके इर्द गिर्द होते हैं, उन पर भी कोई कविता आपने रची है? वैसे तो लड़कियों के लिए मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। जब कभी फिर मौका मिलेगा, शुभ अवसर मिलेगा आपके पास आने का, तो मैं फिर अपनी कविताएं आपको सुनाऊंगी। लेकिन बरसात का मौसम है और छोटे बच्चे हैं, उनकी आनाकानी, स्कूल ना आने की, बारिश होती है झमाझम, रास्ते खराब होते हैं, गधेरे आए रहते हैं, और बच्चे के मन में मतलब क्या चलता है। जो पहले दिन वो अपनी बात मुझे बताते, मैडम जी स्कूल ड्योन में बोल तो यही बात मतलब थोड़ा मेरे दिल में रच बस गई। तो उनकी मतलब एक सोच हो जो बच्चों की है, वो मैंने इसको अपनी इस कविता में आप समक्ष निवेदित करती हूँ कि मैडम जी भूल मैंने स्कूल आने। छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम जी भूल का मैंने स्कूल आने, स्वाणी मुआणी जुनक्यों ते बरखा माँ मैं नी रोजोण्या, स्वाणी मुआणी जुनक्यों ते मैं बरखा माँ नी रोजोण्या, छोटा छोटा हाथुन में छतरी नी थामी सकदू, छोटा छोटा हाथुन छतरी मीनी थामी सकदू, अरियो छोटा खोटुन गदरी भी नी टापी सकदू, छोटा छोटा खोटुन गदरी भी नी टापी सकदू, मेरी प्यारी मैडम होली मेरी मामा छुट्टी बोली, मेरी प्यारी मैडम होली मेरी मामा छुट्टी बोली, मेरी माजू मारो ना मैं ते माजू मारो ना, ये नी युक्ति सोची तोली, ये नी युक्ति सोची तोली, माल्टा अभी काचा छन और काकड़ी छन फुलारा बैठी, माल्टा अभी काचा छन काकड़ी छन फुलारा बैठी, जब भादो लग जालू मैडम जी तो एक ते में काकड़ी मुंगरू लो और हाफ टाइम माँ लुआण मर्च माँ राली मालिक और काकड़ी मुंगरी खोला, और मेरी मामा छुट्टी बोली, अब माँ जो मैं ते मारो ना ये नहीं युक्ति सोची तू। मम्मी के पास इस ढंग का बोलना कि आज छुट्टी है, और माँ जो मारे ना ऐसी युक्ति सोचकर आप बात बताना माँ जी को, कल मैं स्कूल नहीं आना चाहती हूँ जो बारिश होगी तो। वाह, आप तो रचनाएं करते हैं, काव्य रचनाएं करते हैं, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है आपका काम। जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मैं सन 1992 में अपने पुरवाल गांव में कार्यरत हूँ, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ। और जैसे कि आपको पता ही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बहुत सारी ड्यूटियां हैं, 0 से लेकर और 6 वर्ष तक के बच्चों की मुख्यतः हमारी देखभाल करनी है। फिर गांव के बुजुर्ग हैं, हमारी किशोरी बालिकाएं हैं, जनसंख्या हो, या मैं सीधे सीधे कहूँ तो यूँ कहूँ कि अगर हमारे पूरे देश की इकाई है तो आंगनबाड़ी है। हमारे जो आंकड़े हमसे मांगे जाते हैं उसी पे हमारा देश निर्भर करता है, चाहे जनसंख्या से हो चाहे कुछ हो। तो आप बात कर रहे हैं कि मैं अपना ये कविता का सफ़र आपसे साझा करूं, तो कविताएं जो जीवन का अनुभव है, कुछ तो उसके साथ मन में फूटती ही है, लेकिन सबसे मुख्य जो मैं आज अपने को या आप लोग मुझे कवित्री का जो रूप देते हैं, नाम देते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं सोशल मीडिया को धन्यवाद करती हूँ कि जब से हम फेसबुक पर और ये इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया है इससे जब हम जुड़े, तो यहाँ आके जब हमने अन्य लोगों को पढ़ा
सबसे पहले नरेंद्र सिंह नेगी जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनको कि मैं मानती हूँ कि शायद गढ़वाली भाषा आज हमारी जो जीवित है तो उन्हीं के पुण्य प्रसाद से है, जो उन्होंने ये बीज बोया है अपनी गढ़वाली भाषा का। तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम लोग भी इन कविताओं को अपने मन में उत्पन्न करते हैं। हमारे मन में भी कविताएं जो पनपती हैं तो हम भी एक छोटा सा साहस करते हैं, कविताएं लिखें। कविताएं बहुत सारी थी जो मैंने अपनी डायरियों में पहले से लिखी हुई थी, लेकिन डर लगता था कि हो सकता है मैंने किसी की कॉपी कर रखी हो, किसी का गीत रहा हो जो मेरे मन में हो, या मुझे ढंग से ना आता होगा, मैंने अपने शब्दों में लिख दिया। पहले मैं ये सोचती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि लोग कविताएं लिखते हैं, उनके नीचे उनके नाम लिखे होते हैं और फिर सब नीचे से लिखते हैं कि ये कविता आपने बहुत अच्छी लिखी, तो मुझे लगा शायद लोग लिखते हैं तो क्यों ना मैं भी लिख सकती हूँ। जो शब्द मैं जोड़ती हूँ उनको एक कविता का रूप दे दूँ। तो धीरे धीरे जब मैं उसे लिखने लगी और अपने फेसबुक पे पोस्ट करने लगी तो कुछ लोगों की वाहवाही भी आई और कुछ अपने लोग भी जो जुड़ते हैं उन्होंने मतलब निर्देश भी दिए, जहाँ पे गलतियाँ रही होंगी वहाँ पे हमें उनको सुधारने का भी सुझाव दिया। मेरे पतिदेव भी टीचर हैं, वो भी साहित्य के, संस्कृत और हिंदी उनकी सब्जेक्ट है, उनका विषय। तो इन्हीं सब चीज़ों से जब मैं लिखती थी तो उन्हें भी दिखाती थी कि ये मैंने लिखा है। तो अगर कहीं अशुद्धियाँ रही हैं, मतलब जो भाषा जो मेरे मन में जो उत्पन्न हुआ उसकी तो उन्होंने भी सराहना की, लेकिन जहाँ पे गलतियाँ होती हैं वहाँ पे वो सुधारने का सुझाव। आपका कहना है कि जब आप सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया पर आपने लिखना शुरू किया और उत्साहवर्धन जो होता है उससे आप प्रोत्साहित हुए और आपने कहा क्यों ना मैं कविताएं लिखूं। इससे पहले भी आप लिखते थे पर आपकी कविताएं डायरी में थी, वो लोगों के बीच नहीं आ पाई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने अपनी कविताओं को, अपने गीतों को आगे पहुंचाया। हम जानना चाहेंगे, हम सुनना चाहेंगे एक गीत, एक रचना। तो पलायन का दर्द एक कविता मैंने लिखी है जिसमें कि पहाड़ का दर्द आपको भी सुनाई देगा कि बौड़ी के आलू की ना बोल तू आलू की ना, सीढ़ी फेड़ी कल्याण बांधीण चौका को पागर सभी उजड़ी गरे लोला बौड़ी ओ दू घर बोल तू आलू की ना बौड़ी की आलू की ना, कूड़ा का लंगोड़ा पटेला दुरपुले पठाली, कूड़ा का लंगोड़ा पटेला दुरपुले पठाली, निमदरी सतीर जांगुला सभी चौक है गया बोले तू आलू की ना बौड़ी की आलू की ना। ये पलायन का दर्द है जब सब लोग अपने गांव को छोड़ के चले गए और मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अपने गांव में सेवा दे रही हूँ। तो चारों तरफ से जो हमारा मकान था, जो हमारे अन्य लोगों का मेरे मकान से टच है, चारों तरफ से जर्जर होते जा रहे हैं। तो ये दर्द जब मेरे दिल में उठता है तो ये मैंने एक संदेश के रूप में अपने ग्रामवासियों के लिए भेजा। इसे मैंने सोशल मीडिया पे भी, बहुत सारे चैनलों पे, दूरदर्शन में, आकाशवाणी के माध्यम से, ये शायद मुझे लगता है पूरे देश भर में ये आवाज़ जाती है। तो इसका बहुत असर भी होता है, बहुत सारे लोग इस दर्द को सुनकर आए हैं। मुझे खुशी हुई है कि लोगों ने अपने मकान को ठीक किया, जो जर्जर मकान हो रहे थे उनको आज एक बिल्डिंग का रूप दे दिया है। तो इस गीत की एक पंक्ति और मैं आपको आगे बढ़ाते हुए कि जो लोग देश विदेश जा रखे हैं और घर में उनकी दादी दादा सब लोग उनकी राह तकते हैं। तेरा दादा दादी, तेरा बौड़ा बौड़ी, चाचा चाची फूफू दीदी, तेरू बाटू हेनी बोले तू आलू की ना बौड़ी की आलू की ना, बोले तू आलू की ना बौड़ी की आलू की ना, घुगुती हिलास म्योली माल्यो से टूली कागा, कपुती तर चकोरे घिनौड़ी
चुचट कनीच बोल तू आलू की ना बौड़ी के आलू की ना हिसर किंगोड़ी करूंदा हिसर किंगोड़ी करूंदा घिंगरू मोल बेड़ू खैना तिमला साकिनु गुरियाल तेरा सास लग्यूं बोल तू आलू की ना बौड़ी के आलू की ना। और हमारी जो खेती है, धरती है, वो भी संदेश पहुंचा रही है। हमारे जो लोग पलायन कर चुके हैं अपने गांव को, तो वो कह रही है नथुली बुलक मुरखुला तिमण्या झोरी पहुंची नथुली बुलक मुरखुला तिमण्या झोरी पहुंची गलकू गुला बंद पेरिक बरी भली सजली बोड़े क्ल्यालू की ना बोल तुल्यालू की ना बौड़ी के आलू की ना बोल तू आलू की ना। और खेती पाती जो है वो बोल रही है कि जीवा हलूंगू नाड़ू न सूड़ू लाट ज्वाल मैया जीवा हलूंगू नाड़ू न सूड़ू लाट ज्वाल मैया अब बल्दुका खाकर बट्याना घरियो मेरा हलिया बौड़ी के आलू की ना बोल तू आलू की ना। बहुत सुंदर, जैसा नाम है वैसी ही आवाज़ है, बहुत सुंदर। और आपने पलायन की पीड़ा को कहा है, आपने गांव के बारे में बताया है कि गांव हमारे कितने समृद्ध हैं, गांव में आपका जीवन बीता है और आपने अपना गांव नहीं छोड़ा। आपने बच्चों को, महिलाओं को, माताओं को, बुजुर्गों को आपने पोषण देने का काम किया है। आप घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कितना गर्व महसूस होता है आपको अपने इस काम पर? जी, जहाँ रोज़गार के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं और दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं। हमारा उत्तराखंड जब से बना है तो सबको ये उम्मीद थी कि हमें अपने राज्य में ही नौकरी मिले, रोज़गार मिले। तो वहाँ पर हम खुश नसीब हैं कि मुझे अपना गांव नहीं छोड़ना पड़ा। जो माता पिताओं ने हमें 2 अक्षरों का ज्ञान दिया था, हमसे जो पढ़ाई करवाई थी, उसका भी सदुपयोग हो रहा है। और जिस अपने गांव की हम बात करते हैं, अपने उत्तराखंड को जीवित रखने की बात करते हैं, तो हम वो फर्ज भी निभा रहे हैं कि अपने गांव से हम दूर नहीं हैं, अपने घर से बेघर नहीं हैं। जो हमारा पैतृक मकान है, मेरा 3 मंजिला मकान है गांव में, हम उसको तेपुरा नाम से कहते हैं। गांव में जिनके 3 मंजिले मकान होते हैं तो उनको तेपुरा कहा जाता है कि उनका तेपुरा वो मकान है। तो मैं सोचती हूँ अगर मैं शहर होती तो वो तेपुरा मकान आज हमारा भी ज़मीन को छू रहा होता, जर्जर बन गया होता है ना, उसके अंदर नाना प्रकार की घासें उग गई होती। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि पिताजी ने उस गांव में डोली भेजी थी। तो मेरा अपना मन में संकल्प यही है कि मैं अपने मरते दम तक अपने उस मकान की, अपनी पैतृक संपदा की रक्षा करूंगी। और खैर नौकरी की बात है तो नौकरी में इधर उधर भी जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से हमने अपने उस मकान को संजो के रखा है, अपनी खेतियां हैं, अपने क्यारियां हैं, उनको भी मैं अभी तक करती हूँ। तो जैसे राजमा उगाती हूँ, थोड़ा धान उगाती हूँ, अपने गेहूँ वगैरह। तो हम 2 जने गांव में रहते हैं, बच्चे हमारे देहरादून रहते हैं। तो बच्चों के लिए भी हम थोड़ा बहुत जो भी अपने घर से बन पाता है, अपने सीजन की सब्जियां, जैसे ठंडियों में हम खूब हरी सब्जियां लाते हैं, अपना धनिया मिर्च जो है गांव से, हरा मिर्च सिलवट्टे में पीस के लाती हूँ। तो जब अपने गांव से जुड़ी हूँ तभी ये सब कुछ करते हैं। ओखली में धान कूट के लाते हैं, बुकड़े चूड़े ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से, और अपना जो हमारे गांव का जिसे बोलते शुद्ध है ना, तो ये अनाजों को लेकर, तो उसी गांव के प्रताप हम हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अपने जो आपने बात की है कि आपको कैसा महसूस होता है, तो मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं उस गांव की महिला हूँ। और उसी गांव, जिस गांव की मैं महिला हूँ, उस गांव में मुझे सारी सुविधाएं हैं। जहाँ तक पैसे की बात है, अन्न धन की बात है,
मुझे अपने गांव में पर्याप्त मिल रहा है। आपका जीवन गांव में बीता है, अब भी जीवन आप गांव में ही बिता रहे हैं, आपको गांव से बहुत प्यार है, गांव की खुशबू को लेकर आप शहर में आते हैं, अपने बच्चों को सौगात देते हैं। गांव से जुड़ा हुआ कोई किस्सा याद आता है आपको, जब आपको लगा हो कि नहीं मेरा गांव सबसे अच्छा है? जब हम अपने गांव में रहते हैं, चारों ओर हरियाली को देख के भी हमारा मन प्रफुल्लित होता ही है। जब मेरी शादी हुई थी और मैं उस समय तो विद्यार्थी थी, मैं भी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। छोटी उम्र भी क्या कहना है, लेकिन ठीक है, 18-19 साल में शादी हो गई। जो माता पिताओं ने हमें जिम्मेदारी सौंपी, ससुराल में भेजा और हमें जो कहा गया है कि अपने घर वालों के साथ तुमने रहना है, तो जो भी काम था, खेती बाड़ी, गाय भैंस बैल बकरियां, जो हमारा उस समय व्यवसाय था, उस सब चीज़ पे हमने दिल जान से मेहनत करी। हमें नहीं आता था। मैं अपने परिवार वालों को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं एक स्कूल इनौनी, हमारे गांव में बोलते हैं स्कूल इनौनी चौ, और मेरी सासू जी ने मुझे मतलब पग पग पे प्रशंसा करके मतलब मेरी तारीफे करके अगर मैं इतने से गिल्ली पे इतना सी घास लाई तो पूरे खोले को दिखाते थे वो कि देखो मेरी बहू ने इतना घास लाया है, अरे इसकी लगन तो है, ये कर लेगी। मेरी अपनी पढ़ाई रही, उस समय मैं बीए कर रही थी, मैंने बीए प्रवेश कर दिया था, बीए सेकंड ईयर में कर रही थी, तो उन्होंने पढ़ाई का भी बाधक नहीं बने। मैं जल्दी से शाम को अपना खाना पीना बना के और अपने ऊपर त्रिपुरा का कमरा था मेरा, तो उसमें जाके लालटेन होती थी उस समय, टेबल लैंप होता था, उसको जलाकर और उसकी रोशनी में 11-12 बजे तक पढ़ती थी। तो जैसे गांव में होता है रीति रिवाज कि लोग 4 बजे उठ जाते हैं, धान कूटना है, ये करना है, तो ये फोर्स मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ नहीं किया। उनको पता रहता था सासू जी को कि 12 बजे तक बहू पढ़ रही थी, तो सुबह 6 बजे तक उठ जाएगी, है ना। तो फिर उसके बाद जब उठती थी तो पनघट से पानी लाना, हमारे यहाँ गगरी पे लाते हैं पानी, बंटे पे लाते, तो करके फिर चूल्हे को लीपना, उसमें आग जलाना, पूरे परिवार के लिए चाय बनाना। तो जितनी भी देर से भी हुआ कभी किसी ने मुझे डांटा नहीं, तो मेरा मन भी बढ़ता रहा। मुझे लगा कि चलो पढ़ाई लिखाई तो जो समय पे होनी थी वो हमारी हो गई है, और अब ये काम भी जब ज़रूरी था, माँ को भी देखा था काम करते, दादी को देखा था, अपनी बुआ लोगों को देखा था, फिर जो भी है चाची ताई जब भी गांव आते थे तो देखते थे सब करते हैं, तो हमारे मन में भी एक यही ख्याल था कि करना तो ये सब कुछ हो गई है हमें। और आज तो लोग ससुराल जाते हैं तो एकदम कुर्ता पैजामा जो है उसे नहीं छोड़ते, लेकिन हमारा समय ये था, मंगल स्नान जब हुआ था तो अपनी कुर्ता पैजामा उसी समय वहाँ पे छोड़ दिया था। उसके बाद धोती बांधना, पहाड़ के वो ऊंचे नीचे रास्ते, सीढ़ी नुमा खेती तो हमारी है ही, लेकिन टेढ़े मेढ़े बाटे, तो उनमें मतलब बड़ी दिक्कत होती थी कि अगर पानी का बंठा मुझे सिर में लाना है और धोती नीचे जा रही है तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन कोशिश करी है, एक हाथ से धोती को संभाला, एक हाथ से बंठे को संभाला, और परिवार वाले भी समझते थे इस दर्द को कि देर से भी आएगी कोई बात नहीं है, वो आ रही होगी आराम आराम से। तो ये उनका भी सहयोग रहा है, और मैंने भी पूरी कोशिश करी कि अपने गांव में ही रहकर मैं अपना काम भी सीख लूं, अपनी पढ़ाई लिखाई को भी आगे बढ़ाऊं। तो जो मेरे गांव की जो आज किशोरियां हैं, तो मैं उनको हमेशा अपना पाठ याद दिलाती रहती हूँ। उनको कहती हूँ कि आज तो तुम विश्वास नहीं करोगे, अगर मैं कहूँ कि मैं जंगल भी गई, मैंने बैल भी रखी, भैंस भी रखी, तो तुम बोलोगे कि मैडम तो झूठ बोलती है, अपना आप तो मैडम कुर्सी में बैठी रहती है और हमें ये सब कहती है। लेकिन मैं उन बच्चों को कहती हूँ कि देखो, मेहनत से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। हमारे पहाड़ी में एक कहावत है, पहाड़ी में भी है, हो सकता है हिंदी में भी हो, कि कम खा के और गम खा के कोई नहीं मरता। अगर हम अभी कम खा भी रहे हैं तो एक दिन हम इतना भी कमा लेंगे कि पेट भर के खाएंगे। बहुत सही बात। और अगर कोई गम का घूंट हमने पी भी लिया और उसके चलते अगर हम आगे के अपना उन्नति का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो उस गम को छुपा के कल हमारे सारे गम मिट जाएंगे। आपकी जो कविताएं हैं, आपकी जो रचनाएं हैं, वो ज्वलंत मुद्दों की तरफ इशारा करती हैं। जैसे कि आपने प्लान पर बात की है, आप महिलाओं पर बात करते हैं, क्योंकि आप महिलाओं से घिरे रहते हैं, बच्चों से घिरे रहते हैं, और आप चाहते हैं कि उनका पोषण हो, वो आगे बढ़े। किस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं जब आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं? किस तरह की चुनौतियों का सामना आप करते हैं?
ये सबसे पहले तो अब गांव का जो माहौल होता है, सब लोग खेती बाड़ी से में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं। गांव में गरीबी बहुत है, रहन सहन ये वातावरण तो मतलब गांव का अभी तक भी जो का त्यों है। थोड़ा बहुत सुधार तो आया है कुछ वर्षों में, लेकिन हुआ ये है कि जो लोग जिनकी स्थिति ठीक रही है वो तो गांव से बाहर निकल गए, और जो जैसे थे थोड़ा गरीबी में जी रहे हैं, या किसी की कुछ समस्याएं हैं कि अगर मेरे पास नौकरी ना होती तो शायद मैं गांव में नहीं रहती। तो जो वो गांव के हमारे गरीब लोग हैं, उन लोगों को बहुत प्रेरित करना पड़ता है। बच्चों को जैसे स्कूल लाने के लिए उनको बार बार हिचोड़ना पड़ता है कि देखो आप लोग भी ऐसे रहे, बच्चे भी हमारे ऐसे ही रहेंगे। तो देखो आज लोग देश से विदेश पहुंच गए हैं, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के लिए हम बार बार कहते हैं, मैं तो उनको अपना ही एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि बाबा मेरी तरह कुर्सी पे बैठना चाहते हो, मेरी बहुत बड़ी नौकरी भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि अपने गांव में रहकर मैं कुर्सी में बैठकर 4 घंटे नौकरी करके फिर तुम्हारे साथ यही काम कर रही हूँ। तो आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, थोड़ा उनको सुधार के भेजिए, क्योंकि जब आप कल शहर जाओगे तो आपको हर चीज़ जोड़नी है, महंगी से महंगी चीज़ लानी है। यहाँ पर सरकार आपको सारी सुविधाएं दे रहा है। सही बात, सही बात। बच्चों की पढ़ाई फ्री है जी। आपके लिए THR है, जो छोटे बच्चे हमारे उनको घर के लिए राशन दिया जाता है, होम टेक होम राशन उनको दी जाती है। और जो बच्चे हमारे पास स्कूल में आते हैं उनके लिए हम उनके लिए स्कूल में खाना बनाते हैं। तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि जो आपके बच्चे धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं, आप लोग खेती बाड़ी चले जाते हो, तो 4 घंटे कोई कम नहीं होते हैं। आप उन बच्चों को मेरे पास सौंपिए और मैं उनको पढ़ाऊंगी। तो उनको कविता गीत को जो भी आप, जब आप 10 दिन अपने बच्चे को स्कूल भेज के देखिए और उसमें परिवर्तन देखिए, तो जब लोगों को लगता है तो सब लोग कहते हैं कि हाँ, जब हम मैडम के पास बच्चों को भेजते हैं कविता ये गाते रहते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है उस समय, और मतलब मन खुश भी होता है कि मेरे प्रेरणा का कहीं ना कहीं बच्चों पे असर हुआ है। इस बीच आपसे बातचीत तो चल ही रही है और बातचीत का ये दौर अभी जारी रहेगा। और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मधुर वादिनी जैसा कि नाम है वैसी ही आवाज़ है। कुछ और सुनना चाहेंगे आपसे, आपकी एक और रचना सुनना चाहेंगे। तो आपको एक गीत के माध्यम से अपनी उत्तराखंड की महिमा का गान कर रही हूँ। बहुत सही, बहुत सही। या उत्तराखंड धरती च, या उत्तराखंड धरती च, यख कण कण माँ भगवान च। या उत्तराखंड धरती च, यख कण कण माँ भगवान च। कोद जंगोरू खैक यखा को मन की कनु बलिवान च। देखा मन की कनु बलिवान च, हाँ मन की कनु बलिवान च। तीलुरो तेली गौरा देवी, तीलुरो तेली गौरा देवी, रामी बोराणी नार छन यख, रामी बोराणी नार छन। वीर भड़ों की गाथा गैल, वीर बड़ों की गाथा गैल, रणबीरों की खान छन यख, रणबीरों की खान छन। अर सांसा वाली बुए को लाडो, हिम्मत वाली माँ की सांसा वाली बुए को लाडो। भारत को जवान च, हाँ भारत को जवान च। कोद झंगोरू खैक यखा को मन की बड़ो बलवान च, हाँ मन की बड़ो बलवान च। या उत्तराखंड धरती च। इष्ट देवता पितृ देवता क्षेत्रो घंड्याल च। इष्ट देवता पितृ देवता क्षेत्रो घंड्याल च। 1400 छनि आछरी मातरी, अरे 1400 छनि आछरी मातरी। यख 52 बयाल च, हाँ यख 52 बयाल च, यख 52 बयाल च। देवभूमियो उत्तराखंड, देवभूमियो उत्तराखंड। अपना देश शान च, अपना देश शान च। कोद झंगोरू खैक यखा को
मन की बड़ु बलिवान चे हाँ मन की आस्थावान चे। घोर बणो महादेव थानियर मखमली भुग्याल छंदे। घोर बणो महादेव थानियर मखमली भुग्याल छन। चार धाम छन सिद्ध पीठ यख, चार धाम छन सिद्ध पीठ यख। तालो माँ का ताल छन हाँ तालो माँ का ताल छन। पूजनीय या धरती माता, पूजनीय या धरती माता, पूजनीय या धरती माता। ऊंचो इनको मान च, ऊंचो इनको मान च। कोद झंगोरू खैक यखा को मन की बड़ु बलिवान ची हाँ मन की आस्थावान ची हाँ मन की बड़ु बलिवान ची। गंगा यमुना कल कल बगड़ी मीठी भोड़ सुड़ानी छे। गंगा यमुना कल कल बगड़ी मीठी भोड़ सुड़ानी छे। पाप तारणी मैल छालनी, पाप तारणी मैल छालनी। पवित्र सबते बनानी छे हाँ पवित्र सबते बनानी च। बांजे की जल्ड्यों को पानी, बांजे की जल्ड्यों को पानी। अमृत का समान च, अमृत का समान च। कूद झंगोरू खैक यखा को मन की बड़ु बलिवान चे हाँ मन की बड़ु बलिवान च मन की आस्थावान च। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देवों की भूमि उत्तराखंड का जब जब नाम आएगा तब तब मातृशक्ति के जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको भी गाया जाएगा। बहुत सुंदर गाया है आपने। आप महिलाओं के साथ कार्य करते हैं, आप बेटियों के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं। आपके ही शब्दों में जानना चाहेंगे क्योंकि 1992 से आप जुड़े हैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में। आप पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम कहें तो देश के विकास की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर भी है क्योंकि आप जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं उन आंकड़ों को जब आप आगे भेजते हैं तो उससे देश की विकास की नीतियां बनती हैं। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर आपसे बात करूं तो आज भी महिलाएं किन चुनौतियों का सामना करती हैं इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे आपसे। अब जहाँ जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश की अगर बात की जाए तो स्त्रियों की स्थिति आज भी बहुत समृद्ध नहीं हुई है क्योंकि मुझे लगता है उत्तराखंड जो नाम है उसकी तो रीढ़ की हड्डी महिला है ही। बहुत सही, बहुत सही। उत्तराखंड मुझे लगता है कि जब तक हमारी उत्तराखंड की महिलाएं कर्मठ रहेंगी तभी तक उत्तराखंड हरा भरा रहेगा। जिस दिन महिलाओं ने काम करना छोड़ दिया, जिस दिन महिलाओं ने इन चीज़ों से अपना मन हटाना छोड़ दिया कि छोड़ो हमें भी क्या पड़ी है, उस दिन उत्तराखंड वीरान हो जाएगा। ये तो खैर एक छोटी सी बात है, लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं गांव में आज भी वो कठिनाइयों का सामना क्यों कर रही हैं? इसलिए कि जो पुरुष हमारे गांव में रह गए हैं वो चाहे काम कितना भी करें लेकिन जो शराब जो भी जितने भी मतलब नशीले पदार्थ हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड है जहां उनका नाम भी नहीं होना चाहिए था लेकिन वो दिन प्रतिदिन उसका भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इसका मुझे अपने मन में बहुत दुख है, खेद भी है कि कहाँ से मतलब कहाँ इसकी उत्पत्ति हो रही है। जहाँ हम अपने गांव में हम चाह रहे हैं कि हम खेती से अपना ताज़ा अनाज बना के खाएं और महिलाएं जहाँ अपनी कठिन परिश्रम से अपने जो हमारे होते कुठार होती है ना लकड़ियों की कुठारें उनको भरने का आज भी प्रयास कर रही हैं। बैल पाल रही हैं, भैंस बांधी हुई हैं, उनको दूध पिलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वही पुरुष वर्गों का ये जो नशीला नशों का सेवन करना है वो हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही दर्ददायक है और वही महिलाओं की स्थिति खराब होती जा रही है क्योंकि दिन भर तो वो काम से पीड़ित है। बच्चों की जिम्मेदारियां उनके सिर में है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो माताओं को नाम पढ़ते हैं। पिता के लिए कोई ऐसा भी नहीं कहता कि दारू पी के दिन भर है तो उसका बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। सब कहते हैं कि माता ने एक भैंस बांध रखी है बस उसी का घास नहीं काट पाती बच्चों को, वो स्कूल क्या भेजेगी। तो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति आज भी बहुत ही कठिनाई से चलती है।
मैं उन महिलाओं को बार बार मतलब उनके साथ मेरा एक ही गीत रहता है। मैं उनको कहती हूँ अपना भी ख्याल रखा करो। बहुत सही। आप अपने लिए भी ऐसे ऐसे चीज़ों से जुड़ सकती हो, आप संस्थाओं से जुड़ सकती हो, आप पढ़ाई से जुड़ सकती हो, आप सिलाई से जुड़ सकती हो, आप आजकल ब्यूटीशियन है, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे भी कर सकती हो, लेकिन बिना पढ़ाई की कुछ नहीं है। बहुत सही। शिक्षा आपको सबसे पहले आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और जो महिलाएं मतलब बिल्कुल ही निरक्षर रही होंगी उस समय, हम प्रयास तो करते हैं उनको उनके दस्तखत तक करवाने का। मेरा अपने आंगनवाड़ी केंद्र में उनके लिए खुली छूट ये भी रहती है, आप अपने बच्चों के साथ आएँ, जहाँ पर भी आपको दस्तखत करने में मतलब आप निरक्षर का दाग अपने साथ न ले जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे केंद्र पर आके अपने छोटे बच्चे के साथ में, छोटे शिशु के साथ आके 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट आप भी आ से शुरू करें। क्योंकि गांव में हमारे यहाँ कई सारी चीज़ें चलती, प्रौढ़ शिक्षा चलती हैं, और ये कि निरक्षर न रहे, साक्षर भारत का जो मिशन चल रहा है उसके तहत कई योजनाएं भी गांव में आती रहती है, उनके लिए कई प्रेरक भी चयनित किए जाते हैं। तो मैं अपना स्कूल का जो भी हमारा सुबह का समय होता है सो अपने उसके बाद अपने घर के काम होते हैं, तो शाम का समय था, दिन में भी हमने अपना खाया पिया होगा। मैं जा रही थी पानी के लिए, तो पानी का जो रास्ता पड़ता है तो वहाँ पे मतलब मेरे मामा जी का घर है, तो उनको मैं मतलब आदत थी मेरी कि जब भी हो तो मैं एक चक्कर ही लेती थी कि दिखाई देगा कोई, क्योंकि ससुराल में ये होता ना, मायका का जो रिश्ता होता है, जितने भी रिश्ते वो होंगे तो उनसे बहुत ही अपनत्व होता है। तो एक उनसे जैसे बातचीत जब हो जाती तो लगता है कि अपने मायके वालों से बात हो गई। तो मैं वहाँ पे आवाज़ लगा रही थी, लेकिन वो लोग नहीं थे। तो कमरा था नीचे का, वहाँ पे 2-3 लड़कियों की खुसुर फुसुर मैं सुन रही थी, ऐसी बातें हो रही थी, चिट्ठी लिखनी है, और ये मैंने कल तेरे से अंतर्देशी मंगाई थी, और तूने इस पर मतलब ये जो जितनी बात मैंने तेरे से कही थी वो तूने नहीं लिखा, और ऐसा क्या तूने किया। तो मैंने उससे तो मैं तो खैर सुनती रह गई। तो फिर उसने कहा अरे यार उस पर इतनी जगह हुई, अब जो कुछ था मैंने लिख दिया, जितना जितना मुझे याद आ। तूने एक बार बोला था तो मेरा दिमाग ऐसा थोड़ी था सेट हो रखा कि तूने बोला कुछ, मैंने अपने मन से जोड़ दिया, कुछ मैंने लिख दिया। तो मैं उन दोनों की फिर से उसने भी कुछ बोला, उसने भी कुछ बोला, ऐसी उनकी बहस चल रही है। तो मैंने सोचा जो लड़की अंतर्देशी जिसने मंगाई थी उससे मैं सोच रही थी इतनी बड़ी लड़की है ये, उससे क्यों मंगाया इसने, और उससे क्यों बोल रही कि तूने मेरी चिट्ठी नहीं लिखी, जितनी बातें मैंने कही वो तूने नहीं लिखी। अपने मन में सोच रही क्या इसको नहीं आता होगा, या मैंने कहा इसकी लिखाई सही ना हो, या कई बातें होती है। तो मैं अपने पानी की गगरी को लेकर पानी भरने चली गई। लेकिन जैसे मैं पानी भर रही थी तो मैं अपने मन में मेरा आया क्या ये पढ़ी लिखी नहीं होगी, और अगर ये पढ़ी लिखी नहीं होगी तो ये अपनी चिट्ठियाँ कब तक लिखाएगी। आज तो अगर ये किसी रिश्तेदार को लिखा रही है, अपनी सहेली को, कल के दिन पे 2-3 साल बाद ये शादी ब्याह वाली होगी, या कहीं पे कोई प्रेम प्रसंग की बात होती है, कहीं पे रिश्ते की बात जब पहले होती थी, अपने पति को भी अपने मंगेतर को भी लोग चिट्ठियाँ लिखते थे। तो इसे अपने मन की कोई अगर बात लिखनी होगी तो क्या कब तक लोगों से बहुत सही बात बोलती फिरेगी कि मुझे ये लिखना है वो लिखना है, और ऐसे कैसे होगा। फिर अपने मन में सोच रही नहीं ऐसा नहीं होगा, हो सकता है किसी कारणवश उसे समय नहीं रहा होगा, कह दिया होगा उसने। फिर अपने मन में मतलब यही मेरी उधेड़ बुन चल रही थी, इसे पूछूं तू पढ़ी लिखी है कि नहीं पूछूं। फिर मैं सोचने लगी कि नहीं अगर ऐसा होगा तो भाई ऐसे भी तो बोलेगी दीदी तूने कहाँ से सुना, तो हमारे कान सुन रही थी हमारी बातों का। फिर पानी का मतलब बैलों के लिए पानी ले जा रही थी ना, बैल पानी पीते थे शाम के टाइम पे, भैंस भी थी बैल भी थी। 1 बंठा ले गई, 2 बंठा ले गई, 3 बंठा 4, लेकिन वही उधेड़ बुन चलती रही कि इसने ऐसी बात क्यों बोली। जब लास्ट का घर ले जाना था मैंने पानी, वो बंठा भरा उनकी बांधीण में रख दिया, दीवार होती है पत्थर की, उस पत्थर के ऊपर रख दिया, उसे अपने सिर में जो हमारा सांपा रखा जाता है उससे ढक दिया उसे, और अंदर ही चली गई। क्या से पूछना ही है मैंने जैसे चैन नहीं मिल रहा था कि ये बहन पढ़ी लिखी है कि नहीं है। मामा जी की लड़की थी तो बहन होती है। तो मैंने कहा मैं इसे आज पूछूंगी। तो उसे पूछा कि तू पढ़ी लिखी है, कितना पढ़ा है। मैं बोला लंबी चौड़ी पढ़ रखी हूँ बल में, जैसे बोलते हैं सोने के लिए। थोड़ा मजाकिया टाइप की भी थी, काम करने में सब चीज़ में बहुत तेज,
व्यवहार कुशल, बोलने में चालने में। अब होता है लड़कियों का अपने फैशनेबल भी ठीक ठाक, मतलब यार तो कहीं से लगती भी नहीं थी ऐसी। तो मैंने उससे पूछा कि अरे यार दीदी कि क्या बोलना है तेरे से, कि कैसी कैसी परिस्थितियाँ रही हैं पहले, नहीं आता कि मुझे पढ़ना नहीं। मैंने कहा स्कूल गई, अरे छोटे छोटे में जाती थी कि मैं, उसके बाद कई परिस्थितियाँ आती रही घर में, और उसके बाद कभी पेन नहीं है, कभी पेंसिल नहीं है, कभी कपड़े ठीक से नहीं है, और स्कूल में सहेलियाँ चिढ़ाती थी तब, तो मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैं तो बड़ी अफसोस में रह गई। मैंने कहा तो चिट्ठी तू उससे लिखवा रही थी? मैंने कहा इतना भी नहीं आता तुझे? बोली कि जब नहीं आता तभी तो लिखवा रही थी। तो मैंने कहा अंतर्देशी मंगवाई तूने उससे? कि हाँ उससे मंगवाई। फिर उससे मैंने अपने मन की बात कही, और उसने पूरा नहीं लिखा हुआ था, तब मैं उसे डांट रही थी। तो मैंने कहा पढ़ना चाहती है? उसने कहा कि अब कहाँ पढ़ना है। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी। कितनी उम्र थी उनकी? उसकी 16 साल की रही, 16 साल की थी वो। और बिटिया मेरी उस समय जैसे बोलते हैं नर्सरी केजी, तो गांव का वो तो कच्चा एक पक्का एक ही होता है गांव में। आंगनबाड़ी में पढ़ती थी मेरे साथ बेटी भी मेरी। उसके बाद उसे मैंने प्राइमरी में भेजना शुरू कर दिया था। तो मैं इसे भी अपने घर में पढ़ाती थी, इसे भी सिखा रही थी। तो मैंने उसको कहा कि तू पढ़ना चाहेगी? उसने कहा कौन पढ़ाएगा? मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी। तो वो सीधे मेरे पैरों में पड़ गई थी, सच्ची बोल रही है। तो मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने कहा भाई समय मेरे पास अलग से नहीं है। बुढ़ सासू जी थी, सासू जी थी, हस्बैंड की ड्यूटी घर ही में थी, अपना स्कूल था, भैंस थी, बैल थे, गाय थी, इन सब का पालन पोषण भी करना था। बच्चों की छोटा बेटा भी हो गया था मेरा, बेटी थी तो बेटा भी था, है ना। दूध पिलाने वाली मतलब धात्री माता मैं भी थी, है। तो मैंने उसे कहा कि चूल्हे पे पढ़ाना है, खाना बनाते बनाते, अगर तो मंजूरी भरती है तो। मैंने कहा दीदी हाँ मैं करूँगी, मैं कल से आती हूँ। मैंने कहा आज ही से क्यों नहीं? कहा सुना है कल करे सो आज कर, आज कर। हाँ। तो बोलने लगे कि आज मेरे पास ना पेंसिल को। तो मैंने कहा मैं मैडम हूँ ना, पता है तुझे, दीदी तेरी टीचर है, भैया टीचर है, बेटी पढ़ने वाली है, तो मेरे घर में सब पर्याप्त है, तू आ जाना, मैं देखना चाहती हूँ तुझे कितना आता है, आज तेरी परीक्षा है सिर्फ। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं भैया के लिए रोटी राटी बना के, मेरे मम्मी पापा मरड़ों में है, वहाँ जहाँ पे गाय भैंस छानियों में दूर में, बरसात की बात थी, तो वो वहाँ है, तो मैं तब आती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ज़्यादा देर नहीं, मैं भैंस से दूध निकाल के आ रही हूँ, तो मेरे साथ ही चलेगी अभी। हाँ। तो उसने कहा ठीक है। भैंस से दूध निकाल के आई तो उसे आवाज़ लगाई मैंने कहा चल, क्योंकि हमारे भी थोड़ा गाय वो थोड़ा दूर था ना, घर ऊपर है जैसे और नीचे था पशुपालन का, तो उसको आवाज़ लगाई तो वो मेरे साथ ही आ गई। तो उसको बिठा दिया। तो बिटिया मेरी बहुत छोटी थी, तो बोल रही है इतनी बड़ी, ये स्लेट पे लिखेगी? उसको मैंने स्लेट दी सबसे पहले, स्लेट से शुरू करते हैं। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा अ से और ज्ञ तक मुझे लिख के दिखा। तो उसने अ से ज्ञ तक भाई साहब मुझे पूरा बहुत अच्छा सा लिख के दिखा दिया। इतनी सुंदर राइटिंग उसकी, मैं उसे देखते रह गई। तो मैंने कहा तेरे को तो सब कुछ आ रहा है, तो मैंने कहा क्या कहाँ पे है दिक्कत? तो उसने कहा है, तो खुश होने लगे कि हाँ मैंने लिख रखा है। तो अपनी बिटिया का भी मैंने चेक किया, उसने भी लिखा, लेकिन बिटिया उसकी मजाक ही करती रही, इतनी बड़ी लड़की हो लिख रही, इतनी बड़ी लड़की। मैंने कहा नहीं बेटी, मैंने कहा ऐसा नहीं बोलते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे पिताजी भी कहा करते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। तो उसका देखा मैंने, तो उससे पूछने लगी फिर मैंने कहा इसको पढ़ के सुना, तो उसने अ से लेकर ज्ञ तक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के भी सुना दिया। वो मेधावी बच्ची थी। हाँ, तो मैंने उसको वो भी कर दिया। तो मेधावी भी थी, लेकिन वो भी था कि रट विद्या भी थी। हाँ, रट गई जो था वो, तो उसने लिख दिया जितना वो स्कूल गई होगी। तो मैंने उसे कहा चलो अब कमल लिखो, कमल लिखो, कबूतर, खरगोश, ये सब चीज, गमला गुमला ना। तो उसने कमल पे ही वो रुक गई। मैंने कहा क्यों नहीं लिख रही है, जब क से अ से ज्ञ तक लिख दिया? तो वो ना पहचाने, वो ना अ पहचाने ना क पहचाने। अच्छा, लिखना जानती थी। हाँ, वो मतलब ये था उसे, वो याद था उसे, यहाँ से यहाँ तक लिखते, बीच के अक्षरों को नहीं पहचानती थी। तो बस उसी दिन से तब मैं उसकी गलती समझ गई कि अच्छा यहाँ से है, इसको यहाँ से पढ़ाना है। तो पहले वो अ से ज्ञ तक उसे याद करवाई, उसे लिखना तो आ ही रहा था, लेकिन वो उनसे उसका परिचय करवाया, तेरा नाम जो है, मेरा नाम ये है, इसका नाम ये है, इसी तरह से इन अक्षरों के भी नाम होते हैं। इस तरह से तुम पहले इनको याद करोगी, इनको पहचानोगी, जब कहूँगी का लिखो तो का लिखेगी, जब कहूँगी गा लिखो तो गा लिखेगी। तो 5-6 दिन उसके उसमें लग गए। बड़ी थी लड़की, दिमागदार भी थी, अच्छी थी, तो जल्दी से सीख गई। उसके बाद मैंने उसे पूरा उससे लिखवाने लग गई, कमल, कमला, मतलब ओ आ ई ऊ की सब मात्राएं। तो बहुत जल्दी 1 महीने में उसने
ये करना शुरू कर दिया कि उससे बोलने लगी मैं कि जा पनघट पानी भर के ला, ये सब चीज़ें लिखना शुरू कर दिया उसने। राइटिंग भी उसकी बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे 3-4 महीनों में वो किताब पढ़ना भी शुरू कर दिया, उसने लिखना भी शुरू कर दिया। तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये था अनौपचारिक शिक्षा का एक स्कूल चलता था गांव में, तो वो मेरे देवर लगते थे। तो उनसे मैंने कहा कि आप इसको कक्षा 5वीं की परीक्षा मार्च में होती थी, मार्च अप्रैल में परीक्षाएं, तो आप इनसे दिलवा दोगे। तो वो भी थोड़ा पहले उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी लड़की मेरे साथ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, सेंटर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता था, तो बड़ी लड़की शर्मा जाएगी। तो मैंने कहा भाई शर्माना है अगर तो फिर आगे कहाँ से बढ़ना है, उसकी गारंटी मैं दे रही हूँ आपको, जो इसकी फीस पड़ेगी मैं दे रही हूँ, इसका जो भी आज का खर्चा होगा वो सब मैं दूंगी आपको, और आपने इसको परीक्षा देने के लिए मैंने इसको पूरा तैयार कर रखा है, आप इसे ले जाइएगा। अगर मैंने भी चलना है तो मैं चलती हूँ, लेकिन मेरी 50 परेशानियां भी हैं ही, पर बावजूद भी मैं तैयार हूँ अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है। तो उसने कहा नहीं, देवर जी ने कहा नहीं नहीं मैं ले जाता हूँ, ठीक है कि। तो फिर वो वहाँ ले गए, उसे 5वीं पर पास भी करवाया, प्रथम श्रेणी में उसने उत्तीर्ण किया। अरे वाह। उसके बाद तो मतलब वो भी मुझे अपना गुरु मानती है, और मेरे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि एक अंधेरे को मैंने रोशनी दिखाई है। तो और ऐसे कई किस्से भी हैं, ऐसा ये नहीं कि ये पहला है, और भी बहुत सारे हैं जिनको इसको मैंने 5वीं परीक्षा तक दिलाया है। उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं इसे 8वीं परीक्षा भी दिलाऊं, पर उसी बीच उसका रिश्ता तय हो गया, शादी हो गई लड़की की। तो फिर आगे की पढ़ाई उसने करी नहीं करी वो ही जाने, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा हिसाब किताब, मैंने उसे थोड़ा बहुत अंग्रेजी का भी ज्ञान दिया, उसे मैंने गणित का भी जोड़ घटावा ये सब कुछ जितना मेरी भी उस मतलब जितना समय मिल पाया, तो ये सब कुछ वो करती है। क्योंकि लड़की का ससुराल भी गांव में ही है, तो मैं उसे देखती रहती हूँ कि उसने बहुत सारा उसके। फिर मेरी उसके साथ एक वो थी कि तू मुझे चिट्ठी भेजेगी, चाहे हम एक ही गांव में हैं, जब भी तू 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए कहीं जाती है, मैं देहरादून जब आऊँगी तो मुझे अंतरदेश से एक चिट्ठी भेजेगी। तो उसने मुझे चिट्ठी भी भेजी, तो उसको उसका प्यार स्नेह भी पड़ा, तो बहुत अच्छा लगा। और अब जब कहीं पे भी मतलब हम एक साथ होते हैं, जब एक ही गांव में हैं, तो दस्तखत करने की बात होती है, वो करने फट से लिखती है। वाह, अच्छा, ये कितना बड़ा काम आपने किया है। तो एक बिटिया को आपने पढ़ना लिखना सिखा दिया, उसको अपनी बात कहना सिखा दिया है। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती मधुरवादिनी जी से। आप बहुत अच्छा गाते हैं और आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं और बच्चों के बीच काम करते हैं। आप घर घर जाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, पोषाहार आप घर तक पहुंचाते हैं, जच्चा बच्चा की देखरेख की जिम्मेदारी भी आपके पास है। आपसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाह रहा था कि आपसे बातें करता जाऊं, पर अब समय की कमी है, और चलते चलते एक गीत सुनेंगे और फिर विदा लेंगे आपसे। ठीक है। तो एक बग्वाल हमारे यहाँ दीपावली को कहा जाता है। तो गांव में रहते बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां जो मैं देखती हूँ, और कई बार हम छुट्टियों में अपने बच्चों के पास जब देहरादून आ जाते हैं, तो उस यहाँ की जो ये चकाचौंध दिखती है, और गांव के वो बुजुर्ग जिनकी प्यासी आंखें ढूंढती रहती है कि हमारे बच्चे भी कभी हमारे पास आएंगे, और बहुत सारे ऐसे बेसहारा लोग जिनके पास पर्याप्त खाने के लिए नहीं होता है, तो उनके दर्द को मैंने अपने इस दिवाली की कविता पे कुछ मैंने कोशिश करी है कि ऐसे शब्द भरे हैं कि हमने खूब मनाई बग्वाल, हमने खूब मनाई बग्वाल, हमने खूब मनाई बग्वाल, तुमने भी खूब मनाई बग्वाल। और जो रीति रिवाज भी हमारे गांव और शहरों में रह के उन रीति रिवाजों को पूरा नहीं कर रहे हैं, और गांव में मतलब वो सूने पड़े हुए हैं, तो उसको इस कविता में उकेरा है मैंने कि अंध्या भैला मुल्क छोड़िन, अंध्या भैला मुल्क छोड़िक, बिसरिया ढोल दमों की ताल, बिसरिया ढोल दमों की ताल, हमने खूब मनाई बग्वाल, हमने खूब मनाई बग्वाल। खांदा ते कुछ दी नी सक्या हम, निरस्या ते बुथे नी सक्या, खांदा ते
कुछ दी नी सक्या हम निरस्या ते बुथे नी सक्या बड़ा बड़ा डब्बा पैक करेक अगणों का डेरा मारी फाल। जिसके गले तक आ रखा है अगणा उनको बोला जाता है, उनको देने के लिए हम बड़े बड़े डब्बे ले जा रहे हैं। लेकिन जो भूखे प्यासे गांव में हैं और या शहरों में भी जो गरीब हैं उनके हम पूछने तक नहीं जाते हैं। हमन खूब मनाई बगवाल तुमन भी खूब मनाई बगवाल लड़ी पर लड़ी अनारी फूल झड़ी पटक को धुआं उड़ाई हमन लड़ी पर लड़ी अनारी फूल झड़ी पटक को धुआं उड़ाई हमन बजरी मालिका खोज गया हम बजरी मालिका खोज गया हम दीवों पर नजर लाई हमुन दीवों पर नजर लाई हमुन किले कि दीवों पर ओणी छे गैल्यों गवण्य गौ की गवण्या द्वार हमने खूब मनाई बगवाल तुमन भी खूब मनाई बगवाल। बड़ा बड़ा डब्बा पैक करेनी बड़ा खजाना वालूक बड़ा बड़ा डब्बा पैक करेनी बड़ा खजाना वालूक नेता अफसर सेठ सौकार सस्ती मस्ती निखांदारे हाथ कंपदा गरीब देणाक गरीब तिछन पिरथी पर भार पर छोड़वा दिनी त्वे के पड़ीच अग्ने बड़ो तू अपनी लपांग छोड़वा दिनी त्वे के पड़ीच अग्ने बड़ो तू अपनी लपांग हमन तु गैल्यों है सिखेलिक खूब मनाई ऐसु बगवाल हमने खूब मनाई बगवाल तुमन भी खूब मनाई बगवाल। बहुत सुंदर। आपकी इस रचना को सुनकर भावुक हो गया। आप कह रहे हैं कि हम जिनके गले भरे हुए होते हैं हम उनको खाने के लिए उनके लिए बड़े बड़े डब्बे पैक करा कर ले जाते हैं। आपकी इस रचना से पता चलता है कि आप कितने संवेदनशील हैं मुद्दों को लेकर, उन लोगों को लेकर जिनके पास संसाधन नहीं है। आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति खुशहाल रहे, हर व्यक्ति समृद्ध हो जाए, हमारे गांव समृद्ध हो जाए, लोग समृद्ध हो जाए। और आप ये भी चाहते हैं कि हम अपने गांव की तरफ जाएं, हम अपने जो पलायन की पीड़ा है उसको भी आपने अपनी इस रचना के माध्यम से उकेरा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आपको सलाम करूंगा क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बच्चों के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और उस वर्ग के लिए जो वंचित है उसके लिए आप काम करते हैं। आपसे मुलाकात का समय मिला इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत